तो आज अपन वापस इसका जो पिछला चैप्टर जो हमारा चल रहा था, कौन सा चल रहा था, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का ही अगला पार्ट है अपना, इस पे मतलब अगला पार्ट क्या उसी का ही कंटिन्यूशन में है। तो पिछले वाले में मैंने आपको बताया था ईओक्यू मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसी के कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं अपन। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक तरीका होता है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का, जिसमें हम क्या है कि एक हर बार में एक मिनिमम कितना स्टॉक ऑर्डर करना है वो हम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम आगे ऑर्डर करते हैं, तो वो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है कम आती है। इसके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक के बारे में आ जाते हैं अपन। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कुछ टर्म्स जो थी मैं बीच बीच में ले भी रहा था, तो उनको एक बार डेफिनेशन के रूप में मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जैसे सबसे पहले जो आ रहा है ये मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल जो है ये टर्म अपना कहीं भी काम ले, मिनिमम लेवल कितना हमारे को मेंटेन करना चाहिए। तो इट इज़ द मिनिमम स्टॉक टू बी मेंटेन फॉर स्मूथ प्रोडक्शन। स्मूथ प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम स्टॉक हम जो मेंटेन करना होता है वो कहलाता है, मतलब हम एक मिनिमम स्टॉक ताकि हमारा आगे का काम रुके नहीं, इतना लेवल तो हम रखें ही, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए और हमारा आगे का काम रुक जाए, ठीक है ना। दूसरा आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल ये कि इस लेवल से ज़्यादा हम मेंटेन स्टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हमारे को कई सारी दिक्कत आती है, हमारी स्पेस की भी ज़रूरत हो जाती है, हमारी कॉस्ट की भी बढ़ जाती है। तो हम एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड रखते हैं कि हम इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम लेवल हमारा रखेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल ये है कि वो वाली क्वांटिटी जैसे जैसे आपके पास स्टॉक में माल पड़ा है, धीरे धीरे वो क्या ख़त्म होता जाएगा। तो एक निश्चित लेवल जहाँ आएगा वहाँ पे हम ये कहेंगे कि हम वापस नया ऑर्डर कर दें, ताकि क्या है कि हमारा स्टॉक ख़त्म होने से पहले पहले हमारे पास नया माल आ जाए, ऑर्डर करें उससे पहले करें ताकि। तो वो लेवल जिस पे हम वापस हर बार वापस ऑर्डर कर देते हैं वो लेवल कहलाता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। इसी तरह से फिर आता है ये सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक फॉर स्टोरेज एट नॉर्मल रेट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड। अब कई बार क्या होता है लीड पीरियड जो मैंने बताया था पिछली बार, लीड पीरियड क्या होता है कि आपने ऑर्डर किया और आपके पास सामान रिसीव हुआ, इसके दौरान जो टाइम लगा वो कहलाता है लीड पीरियड। कि आपने आज अभी ऑर्डर किया है, आपको कितने टाइम बाद आपको जो मटेरियल की सप्लाई मिल जाएगी, वो लीड पीरियड। तो लीड पीरियड कभी कहीं भी बढ़ जाता है, कोई भी कारण हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या सप्लायर के वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बढ़ जाए तो उसके केस में हम थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक और रखते हैं, तो वो कहलाता है सेफ्टी स्टॉक, जो नॉर्मल रेट पे होता है, लेकिन लीड पीरियड अगर कुछ बढ़ गया है तो कितना रखना है वो है। फिर एक और रखते हैं हम रिजर्व स्टॉक। रिजर्व एक्सेस यूजेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग नॉर्मल लीड टाइम। इस रिजर्व स्टॉक कब रखते हैं जब हमारा यूजेज बढ़ जाए। जैसे अपन ये जानते हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारा रोज की डिमांड इतना कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये चेंज भी हो सकता है। तो कभी अगर एक्सेस हो जाए तो उस केस में हमारा नॉर्मल लीड टाइप के अंदर हमारा चीज़ खत्म नहीं हो, तो वो कहलाता है रिजर्व स्टॉक, ठीक है ना। फिर आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक है नॉर्मल लीड टाइम कंजम्पशन। जो नॉर्मल लीड टाइम जो आपका होता है, जैसे आपने ऑर्डर किया और वापस सामान आया, उस दौरान नॉर्मली जो होता है उस दौरान जो हम स्टॉक मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं बफर स्टॉक। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हैं इसकी इन्वेंट्री की, ये हमारे को पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में आती है, तो आप उस हिसाब से इसको ध्यान रखें, ठीक है। इन्हीं को मैंने डायग्राम में समझाया हुआ है। डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो है टाइम, जैसे आपने ये है मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन करने का है, ठीक है। अब इसमें एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचा तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे। तो हमारा ये यहाँ तक आएगा लेवल, तब तक हम वापस नया माल आ चुका होगा और इस तरह से वापस स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा। बीच का ये जो पॉइंट है ये लीड टाइम क्या हो गया, जब आपने यहाँ से ऑर्डर किया और यहाँ सामान रिसीव हुआ, ये टाइम जो कहलाता है ये लीड टाइम कहलाता है, ठीक है। और ये आपका जो है ये बफर स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टॉक इनको डायग्राम से हम इनको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है कि ये तो हो गया अपने डिफरेंट टर्म्स, और इसके अलावा ये क्या नाम है ईओक्यू मॉडल में हम किस तरह से करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है कि या ये कह सकते हैं अपन के कुछ प्लांट में आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा वो कोशिश नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल करने के, ठीक है ना।
तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक सबसे सिंपल तरीका जो है उसमें क्या, उसको कहते हैं, मैं पेन ले लेता हूँ एक मिनट, जो सबसे सिंपल तरीका है इसको कहते हैं टू बिन मेथड, जो मैंने इस स्लाइड में कवर नहीं किया इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस टू बिन मेथड में क्या होता है कि टू बिन मेथड में हमारे पास कोई भी मटेरियल जो है, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं, हम दो ऐसे बिन बना देते हैं, बिन मतलब चेम्बर कह सकते हो, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी, या फर्स्ट सेकंड एक्स वाई कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें हमारा जो मटेरियल है भर देंगे पूरा, इनको पूरा भर देंगे, दोनों एक ही साइज के हैं, ठीक है। मैंने बनाया इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है लेकिन दोनों की एक ही कैपेसिटी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारी जरूरत हो तो ए से शुरू करेंगे, ए में से माल को लेते जाएंगे और इसको कंज्यूम करते जाएंगे, बी हमारे पास भरा है, ठीक है। और जैसे ही ये ए खाली होता है, ए खाली होता है तो हम एक तरफ तो ऑर्डर कर देंगे और बी से क्वांटिटी लेना शुरू कर देंगे, हमारा जो कंजम्पशन के लिए काम है वो शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जब तक ये बी का कुछ लेवल आएगा तब तक हमारे पास ए की सप्लाई आ जाएगी, तो ए वापस भर जाएगा, जब बी खत्म होगा तब वापस ए से शुरू कर देंगे, इसी तरह से वापस ए, तो ये चीज़ कंटिन्यूस चलती रहेगी और हम कभी आउट ऑफ स्टॉक की कंडीशन में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल ही एक रफ तरीका है जो पुराने तरीके से कई बार काम में लेते थे, कहा इस तरह से हम अगर करें तो क्या होगा कि हम शॉर्टेज नहीं होगी हमारे को कभी भी। और इस मेथड को कहते हैं टू बिन मेथड। टू बिन मेथड, दो बॉक्स होते हैं। अब ये क्या, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रख लो कि किसका कितना कंजम्पशन होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे को, क्योंकि एक प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह का मटेरियल होता है, कई तरह के मटेरियल होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग हमारे को इसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप देखोगे इसमें कहीं कॉस्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रही, बस क्वांटिटी हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब कॉस्ट इतना ए या बी जितनी क्वांटिटी मेंटेन रखना, इसका मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वो चीज़ हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका एक और है जिसको कहते हैं हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ABC, ठीक है ना। तो इस तरह के मेथड से भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दिस मेथड डिवाइड्स इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी? ABC, जो मटेरियल है हमारा, जितना भी मटेरियल है उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, A, B और C 3 कैटेगरी में, ठीक है। और उसको क्या, इसका दूसरा नाम ये भी है सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, ठीक है, सिम बोलते हैं इसको, कई बार इसमें भी बोलते हैं। दिस मेथड इज मीन टू कैटेगराइज इन्वेंट्री आइटम अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल अमाउंट ऑफ कंट्रोल। मतलब इसमें बस बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं ना, तो उसकी जो कितनी कॉस्ट और कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है। जैसे कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है लेकिन क्वांटिटी कम होती है, कोई मटेरियल बहुत सस्ता होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हम यूज में ले रहे हैं, तो इस तरह से हम उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। तो इसमें बेसिकली जो आप देखोगे ये डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये लगभग ये ए कैटेगरी में लगभग कितने 10%, इस तरफ तो आ रहा है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, और इस तरफ लेते हैं हम कॉस्ट, इस तरफ लेते हैं कॉस्ट और इस तरफ है क्वांटिटी। तो ये जो आप ए वाले मटेरियल देख रहे हो ये लगभग मतलब 10-1% के करीब है, लेकिन इनकी कॉस्ट जो है ना वो 80% के करीब है। तो ऐसे मटेरियल की हम चटनी कर लेंगे जो, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी में आप देखोगे तो वो करीब क्वांटिटी वाइज तो करीब 20% है पूरे प्लांट में हमारा, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है यहाँ से 80 से 90 के बीच में, मतलब कहने का अर्थ लगभग 10% है, ठीक है। और बाकी जो आइटम है ये देख लो, ये 80% आइटम जो सी कैटेगरी में आ रहे हैं, इनकी कॉस्ट खाली ये 10% के करीब आ रही है यहाँ। तो इस तरह से हमने 3 कैटेगरी बना दी, जिसमें ए में तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली लेकिन क्वांटिटी में कम आइटम होते हैं, बी में जो सी में जो होते हैं वो सबसे सस्ते लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, और बी में जो है इन दोनों के बीच की क्वांटिटी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी 3 कैटेगरी हमारी सामान की हो गई। तब हम जानते हैं कि एक्चुअल में हमारे को किस आइटम के, अब जैसे ये सी वाला आइटम है, जैसे इसमें जनरली अपन जैसे लेते हैं नट बोल्ट वगैरह जो सस्ते आइटम है, ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा रखते हैं, स्पेयर वगैरह इस तरह के हैं वो बहुत ज़्यादा रख सकते हैं।
लेकिन अगर जैसे आपकी वर्कशॉप है, इसकी जगह मान लो आपको स्पेयर इंजन रखना हो तो इंजन बहुत महंगा होता है, तो वो हम कम रखेंगे, तो वो ए कैटेगरी में आ जाएगा, वो सी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आइटम ए कैटेगरी में आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल ज़्यादा करेंगे, उनको इतना ही रखेंगे जितनी ज़रूरत है, जबकि सी कैटेगरी का आइटम बहुत ज़्यादा रख लेंगे और बी इन बिटवीन रखेंगे कि जितनी ज़रूरत के हिसाब से रखेंगे। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बांट के हम करेंगे, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, तो ये कहलाता है ABC एनालिसिस, ठीक है ना। इसका ये प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया जो मैंने बोला है वैसे ही है कि पहले क्या करते हैं, सब आइटम की एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या करते हैं, हम एनुअल यूजेज और मनी वैल्यू निकालते हैं, मतलब साल में इतना कितना कंजम्पशन हो रहा है और उसका कितनी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है वो हम निकालते हैं। फिर मल्टीप्लाई ईच आइटम एनुअल कॉस्ट बाई इट्स वॉल्यूम को इसकी रुपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हर आइटम की, जैसे हमारे पास 10 आइटम है तो 10 आइटम की साल का कितना कंजम्पशन हुआ वो निकालते हैं, और प्लस उसकी कॉस्ट कितनी ये निकाल के और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हर आइटम की परसेंटेज निकालेंगे। अब क्या जो मल्टीप्लाई किया ना उस सबको जोड़ लो टोटल, और हर एक आइटम का फिर क्या निकालो, परसेंटेज निकालो, ठीक है। फिर टॉप 10% ऑफ द आइटम जो होंगे वो आ जाएंगे ए कैटेगरी में, नेक्स्ट 20% आइटम जो आएंगे वो बी कैटेगरी में आ जाएंगे, और नेक्स्ट 70% आइटम जो आएंगे वो आ जाएंगे आपके सी कैटेगरी में। तो इस तरह से हम इसको बांट लेंगे। कहने का अर्थ ये, जैसे मैं एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल ले लें कि जैसे हमारे पास 3 आइटम है, मैं कोई भी दे दूं, एक तो इंजन हो गया, ठीक है। इंजन हर साल के माना कि 10 इंजन चाहिए, और एक इंजन की कॉस्ट जो आ रही है, एक कार का इंजन होता है लगभग 20,000 रुपये, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से फिर अगर आप देखें तो गियर बॉक्स, दूसरा ले लेता हूँ, गियर बॉक्स ये थोड़े होते हैं, तो इस ये माना कि साल के 50 चाहिए, और ये इनकी कॉस्ट आ रही है करीब 5,000 रुपये, ठीक है। बाकी दूसरे स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे कोई रिंग्स वगैरह या वॉशर वगैरह जो है उनकी क्वांटिटी आ रही है माना कि 100, ठीक है, और इनकी कॉस्ट आ रही है लगभग 1,000 रुपये, ठीक। तो इस तरह से इन तीनों को निकाल लेंगे, तो इसका कितना हुआ, 10 इंटू तो 20,000, तो ये तो 2 लाख रुपये, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 5 इंटू 25,000 रुपये, ठीक है, और ये आ जाएगी 1 लाख रुपये, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे और फिर अलग अलग का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकालने में हम देख लेंगे कि टॉप 10% में जो आएगा वो आपका ए कैटेगरी हो जाएगी, बी में कैटेगरी में 20% तक के ले लेंगे, और सी में 70% तक के ले लेंगे। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से दिया है, लेकिन क्योंकि प्लांट में हमारे पास वास्तव में वर्कशॉप या किसी भी तरह की इंडस्ट्री होती तो बहुत तरह के मटेरियल होते हैं, तो उन सब का निकालना होता है, और उन सबको निकाल के इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक तरह का इसका प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं कि एडवांटेज ऑफ ABC क्या है, हेल्प इन एक्सरसाइज सेलेक्टिव कंट्रोल। इसमें क्या हमारे को क्या सेलेक्टिव कंट्रोल करना है, तो कुछ आइटम पे ही कंट्रोल करना है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। गिव्स रिगार्डिंग रिजल्ट क्विकली, एक तो क्या इससे हम जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प टू पॉइंट आउट ऑब्सोलीट स्टॉक इजीली, इसमें क्या होता है हर स्टॉक का हमारे को आइडिया होता है, तो कोई स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई आइटम मतलब या ख़राब हो गया या पुराना हो गया, तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं इजीली। इन केस ऑफ ए आइटम केयरफुल अटेंशन भी नीडेड, ए आइटम की केयरफुल अटेंशन चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सी आइटम को रिकॉर्डिंग और फॉलोअप रखते हैं, बाकी इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। हेल्प इन बेटर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल को अच्छा हमारे को कंट्रोल कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हमारे को इससे पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारे को ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा लगाना है, इस चीज़ पे दे सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन कोडिफिकेशन ऑफ आइटम इज नीडेड, इसमें क्या एक तो कोडिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन हमारे को प्रॉपर जरूरी आइडिया होना जरूरी, तो इसके लिए बहुत ही नॉलेज वाला व्यक्ति चाहिए, हर कोई आदमी नहीं कर पाएगा, जो अनस्किल्ड लेबर है आप उससे कह दो कि तो इन्वेंट्री कंट्रोल कर दो, इस तरह की चीज़ वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, कंसिडर। और इसमें हमने क्या मनी वैल्यू को ही कंसिडर किया, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अब जैसे कई बार ऐसा आइटम होता है जो भले मनी उसकी कम है,
जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, गियर बॉक्स की कॉस्ट आपके जो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट से ओवरऑल में कम आ रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम मतलब गियर बॉक्स क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल है तो उसकी वहाँ मनी वैल्यू में वो कम हो रहा था, तो मनी वैल्यू को ही कंट्रोल कर रहा है, बाकी उसकी इंपॉर्टेंस को कि वो आपके प्लांट में आपकी इंडस्ट्री में कितना ज़रूरी है उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया, तो वो एक कमी है इसमें, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू डिफिकल्ट फॉर ओनली एबीसी एनालिसिस रिकॉर्ड, इसमें बार बार उसको रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। वेन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक मेक इट ऑब्लिगेटरी टू कंसंट्रेट ऑन सी आइटम्स मोर द पर्पज ऑफ, कई बार क्या होता है कि कुछ कारण से सी आइटम भी इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ये सी कैटेगरी में आ गए, तो वो कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है एबीसी एनालिसिस का। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक तरीका और निकाला गया है जिसको कहते हैं वीईडी एनालिसिस, इसका नाम है वीईडी, जिसका वीईडी का जो फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। जैसा कि मैंने बताया था एबीसी में हम क्या खाली मनी वैल्यू ले रहे हैं, तो मनी वैल्यू लेने के कारण क्या होता है कि मतलब हमारा जो उसकी आवश्यकता किस हिसाब से चीज़ की, उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडी एनालिसिस में हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि किस तरह से। तो वीडी का पूरा था वाइटल, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एसेंशियल मतलब आवश्यक है, और डिजायरेबल ये है कि अगर हो तब भी चल जाएगा, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के हम कैटेगरी में बनाते हैं, तो 3 कैटेगरी बना देते हैं हम। तो वीडी तो वाइटल आइटम की इसमें 3 कैटेगरी हो जाएगी हमारी, ठीक है। एक तो वाइटल आइटम की, एक आ जाएगी एसेंशियल की, एक आ जाएगी डिजायरेबल की। मैंने वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिनके बिना काम चलेगा ही नहीं, हमारा प्लांट रुक सकता है। इसमें हम वैल्यू काम मनी वैल्यू काम में नहीं ले रहे हैं, हम उसकी यूज़ के हिसाब से ले रहे हैं काम में। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी बना के और 3 क्लासिफिकेशन उसके कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। तो अब हमारे को ये ध्यान है कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो उसको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो डिजायरेबल है तो डिजायरेबल है कि हमने मेंटेन नहीं भी किया तो चलेगा, कम है तो चलेगा, तो इस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है कई बार क्या होता है कि ये आता है प्रॉब्लम आती है कि अब यहाँ पे हम मनी वैल्यू काम में नहीं ले रहे और वहाँ पे मनी वैल्यू काम में ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। किसका? एबीसी एनालिसिस और वीईडी एनालिसिस, दोनों का कॉम्बिनेशन काम में ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इस तरह से एक टेबल बना दी, ऊपर तो ले लिया VED, ये 3 कॉलम हो गए हमारे, ठीक है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली ले लिया A, B और C। तो हमने ABC में भी क्लासिफिकेशन कर दिया आइटम का और VED में भी क्लासिफिकेशन कर दिया, दोनों में कर दिया। तो अब हमारे पास क्या इस तरह से कितनी कैटेगरी हो गई? 3 ये और 3 ये, टेबल में देखोगे तो टोटल 9 कैटेगरी हो गई, है ना। तो एक तरह से हमारे पास 9 कैटेगरी का आइटम आ गए। तो अब हमारे को दोनों ही चीज कंसिडर कर रहे हैं हम, VED भी आ रहे हैं, A भी आ रहा है। तो अब इसमें अब जैसे देखो ये पहला वाला जिसमें वाइटल आइटम है और A कैटेगरी का, मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा है और बहुत वाइटल है, इसका मतलब इस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कॉन्स्टेंट कंट्रोल और रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। इसका उल्टा यह देखें तो C कैटेगरी का ये वाला आइटम यहाँ देखें तो ये एक तो D कैटेगरी में आ रहा है जो डिजायरेबल है, हो तब भी चलेगा, नहीं हो। और C में मतलब ये कि कॉस्ट वाइज भी बहुत कम है, तो इसको बहुत कम स्टॉक मेंटेन करेंगे, ठीक है, हमारे को जरूरत होगी उस हिसाब से देख लेंगे। फिर धीरे धीरे अपन जैसे नीचे आए या ऊपर बढ़े डायगोनली, तो हमारी इसको देख सकते हैं। तो ये वाला जो आइटम है जो B और V में आ रहा है, इसका मॉडरेट स्टॉक रखेंगे, इसका भी मॉडरेट स्टॉक रखेंगे डायगोनली। ये डायगोनली ऐसे अपन डायगोनली देखें तो ये देखें, ये मॉडरेट स्टॉक रखेंगे। इस तरह से ये C कैटेगरी में, ये क्या वाइटल है लेकिन ये C कैटेगरी में, तो इसका हाई स्टॉक रखेंगे क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है और आइटम वाइटल है, तो हमने इसको क्या करेगा हाई स्टॉक रखा। ये वाला मॉडरेट स्टॉक में आ जाएगा जो B कैटेगरी में और एसेंशियल में आ रहा है, ठीक है। जबकि जो डिजायरेबल है जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ जरूरी नहीं है कॉस्ट ज़्यादा है तो हम उसकी ज़्यादा रखें ही क्यों, बिल्कुल नील स्टॉक रखें। तो उस स्टॉक को हम क्या करेंगे नील रखेंगे बिल्कुल, ताकि क्या है कि हमारे को जब जरूरत होगी तब मंगवा लेंगे। थोड़ा डिले भी हो गया तो भी, क्योंकि डिजायरेबल है उस आइटम से ज़्यादा काम हमारा रुक नहीं रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ देखें तो C आइटम कैटेगरी में तो ये मॉडरेट स्टॉक रखेंगे, इसका लो स्टॉक रखेंगे और ये वेरी लो स्टॉक रखेंगे। तो इस तरह से हम 9 कैटेगरी बन जाएगी। तो इस तरह से कंट्रोल करने में हमारे को ये दोनों ही चीज़ कंसिडर हो गई, कौन सी? VED भी और ABC, और ये ज़्यादा बेटर कंट्रोल होगी। लेकिन प्रॉब्लम वही आई है अल्टीमेटली कि इसके लिए स्किल्ड आदमी चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज वाला आदमी चाहिए, वो इस चीज़ को कर पाएगा। आप हर किसी को कहेंगे तो उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ तरीके हैं।
इसके अलावा एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं एफएसएन एनालिसिस। इन दोनों एनालिसिस में पिछले वाले में अपन ने देखा वीडी और एबीसी में, उसमें एक चीज़ कंसिडर नहीं की थी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और कौन सी कम कंज्यूम हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या एक कैटेगरी और इस तरह से बनाया जिसको कहते हैं एफएसएन एनालिसिस, जिसको कहते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। एफ मतलब फास्ट, एस मतलब स्लो और एन मतलब नो। तो ऐसे आइटम जो कम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं उस कैटेगरी में बांट देंगे, दूसरे आइटम जो कम कंज्यूम हो रहे हैं और तीसरे जो बिल्कुल कम कंज्यूम हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ इशू ऑफ स्टोर से जो हम सामान को इशू करते हैं ना उसके बेस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डेट ऑफ रिसीव एंड लास्ट डेट ऑफ इशू विच एवर इज लेटर इज टेकन टू द डिटरमाइन द नंबर ऑफ मंथ्स। मतलब जैसे एक सामान को ये है उसकी कैसे निकालेंगे कि आज इशू हुआ, अब नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी उस बीच का टाइम हम निकाल लेते हैं, वो चाहे मंथ्स में हो ईयर्स में हो जो भी है उसके कारण निकालते हैं। द आइटम्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ में हम उसको बांट लेते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन मूविंग और स्लो मूविंग आइटम्स। इससे हमारे को पता चलता है कि कौन सा, अब जैसे 12 महीने में कोई आइटम 4 बार इशू हुआ और कोई आइटम 40 बार इशू हुआ, तो जो 40 बार हुआ उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही तो उसको हम ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एनालिसिस इशू द इश्यूज ऑफ द आइटम इन पास्ट 2 और 3 ईयर्स आर कंसिडर्ड। जो 2-3 साल में ही इशू हो रहे हैं तो उनको हम नॉन मूविंग में रख देते हैं। ठीक है, और जो कम हो रहे हैं उनको स्लो मूविंग में रखते हैं। देन द सर्टेन लिमिट से दैट 10 to 15 इश्यूज आर इन पीरियड, वो जो एक साल में 10 से 15 बार हो रहे हैं तो वो स्लो मूविंग में आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा जो हो रहे हैं तो वो फास्ट मूविंग में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम उनको अलग अलग कैटेगरी में बना लेते हैं, उस कैटेगरी में बना के उसके अकॉर्डिंग हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने इन्वेंट्री के और कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपको मेन चीज़ पे न्यूमेरिकल आ सकता है EOQ मॉडल का, तो इसके EOQ मॉडल पे एक आध न्यूमेरिकल में कल आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो।